तो आइए आज हम लोग बात करते हैं 2009 में पूछे गए विज्ञान प्रश्न पर। जैसा कि आप 51 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछा जा रहा है। इकाई को आप मात्रक भी कह सकते हैं और उसे यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वह आपको वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है? वेबर होता है। इकाई के जगह मात्रक भी हो सकता है और यूनिट भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग इस पर निर्भर करता है। मतलब ये हुआ कि एक नक्षत्र, एक को हटा दीजिए, बस नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, यानी कि नक्षत्र का रंग जो है वह किस पर निर्भर करता है। इसके जगह पर किस लगा दीजिए, ठीक है, इसके जगह पर किस कर दीजिए। यानी कि नक्षत्र का रंग किस बातों पर निर्भर करता है, तो पृष्ठ ताप पर। अगर पृष्ठ ताप ने याद नहीं रहे तो बस इतना याद रखिए कि एक नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है वो टेम्परेचर पर, किस पर? ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग कि ताप का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से, निम्नलिखित ग्रहों में से तो हम सबसे पहले कट कर देते हैं। हालांकि ये ऑप्शन बेसिस की अगर बात करें तो ऑप्शन में आपको यह देखा जाएगा, जैसे कि बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है। इन सारे आंसर को हम लोग मैच करके देखेंगे पहले, कंपेयर करके। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ग्रह जो है वह आपको बुध है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो आपको बृहस्पति होता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और ये जो बुध है जो कि केवल 88 दिन में ही परिक्रमा को पूरा कर लेता है। तो इसका आंसर आपको यह भी रह सकता है कि जो है बुध कितने, ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि बुध जो परिक्रमा करता है वो कितने दिनों में करता है। तो याद रखिएगा 88 दिन में। और सबसे छोटा ग्रह अगर पूछे तो बुध हो जाएगा, और सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में कितने अल्फा कण, अल्फा को हम अल्फा भी पढ़ सकते हैं, तो अल्फा कण बाहर निकले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अल्फा कण के बारे में बात हो रही है। तो कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कितने अल्फा कण बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ जो ऑप्शन 4 है, इस 4 ये जो ऑप्शन है ये न्यूमेरिकल टाइप है। इसको न्यूमेरिकल टाइप पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोग अभी ये इमीडिएटली हम लोग का एग्ज़ाम है, बहुत कम समय है। तो बहुत कम समय में हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रश्न को जानने में अपने दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ताकि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। और विशेष बात, एक और भी बात आप लोगों को बताना था कि आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे। और साथ में एक बात और बता दें कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, फ़ायदा आपको मिल जाता है, लेकिन ये भी आपका एक ड्यूटी बनता है, बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आप कुछ तो प्रॉफिट मुझे भी देना होगा आपको। और प्रॉफिट कैसे दे सकते हैं आपको पता ही है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में अल्फा कण बाहर निकले, तो नाभिकीय कितने निकले हैं, तो इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो दूसरों से भिन्न है। कौन सा ईंधन है जो आपको दूसरों से भिन्न है? भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग है। कौन सा नाभिकीय ईंधन है, कौन सा ईंधन है जो दूसरों से भिन्न है? तो देखिए, ये जो लिग्नाइट है ये आपको कोयले का एक प्रकार है। ये किसका प्रकार है? कोयले का एक प्रकार है। जबकि ये डीजल पेट्रोलियम का एक भाग है। अल्कोहल ये अलग चीज़ है, गैसोलीन अलग चीज़ है। तो याद रखिएगा लिग्नाइट ही सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि यह कोयले का प्रकार है। और लिग्नाइट जो है तृतीय कोटि का कोयला है, तृतीय स्टेप पर इसका स्थान आता है। लिग्नाइट में जो है आपको 35 से 50% या लगभग आपको 50% भी कह सकते हैं कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह तीसरे स्तर पर आता है, ठीक है। और कोयले की अगर प्रथम स्तर की बात करें तो सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, सबसे निम्न कोटि का कोयला आपको पीट को माना जाता है, ठीक है। तो देखिए कि कौन सा ईंधन जो है वो आपको सबसे अलग है, तो लिग्नाइट जो है ये सबसे अलग है। आपका अगला प्रश्न है, बायोगैस, ठीक है। बायोगैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है, या इसको सीधे ऐसे याद करेंगे कि बायोगैस मिश्रण है। तो बायोगैस में क्या क्या चीज़ का मिश्रण है इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है CO2, फिर है CH4, और CH4 के बाद जो है
आपको है H2 और H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। फिर इसके बाद है आपको H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बायोगैस जो है वो क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है। तो देखिए बायोगैस CO2 का मिश्रण होता है, CH4 H2S। देखिए इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। C से CO2 हो गया, C से CH4 हो गया, तो मिलेगा C से दो चीज़ याद रखेंगे, CO2 और CH4, CO2 और CH4। और इसके बाद तीसरा है आपको H2 और H2 में फिर आगे S को जोड़ देंगे। तो एक बार पूरा बिना देखे हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले है CO2, फिर है CH4, फिर है H2 और H2S। तो CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, CH4 मतलब मीथेन होता है जो कि जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, H2 मतलब हाइड्रोजन और H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो अब एक बार बताएंगे कि बायोगैस जो है वो किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। तो बताइए CO2 है, CH4 है, H2 है और H2S है। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परिवर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। कहते हैं कि प्रतिध्वनि मतलब पहले हम लोग समझेंगे। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कभी कभार आप लोग पोखर के किनारे या तालाब के किनारे या फिर कोई बड़े से मकान में आप बोलते हैं, उस मकान में बोलते हैं, तो आपको लगेगा कि हम जो बोले वो आपको फिर तुरंत सुनाई पड़ता है। तो उसे ही हम आप जो बोलते हैं और वही ध्वनि सेम ध्वनि जो आपको सुनाई पड़ती है उसे ही हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो कहता है कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी कब, यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर, यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात, तो इतने समय मतलब कितने समय, यानी कि 0.1 सेकेंड समय, 0.1 सेकेंड समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर प्रश्न सिंपल रूप से अगर देखा जाए तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रतिध्वनि जो सुनाई पड़ती है, किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि जो सुनाई पड़ती है वो कितने समय में सुनाई पड़ती है। तो याद रखिएगा 0.1 सेकेंड में। कितना सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में। ठीक है, तो प्रतिध्वनि जो है वो कितने समय में सुनाई पड़ती है हमारे कानों तक, कितने समय में पहुँचती है, तो 0.1 सेकेंड में। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग इस समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक दोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि एक दोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका दोलन काल क्या हो जाएगा। हम बताए थे पिछले क्लास में, पेंडुलम पर चर्चा किए थे और पेंडुलम पर बताए थे कि पेंडुलम जब आगे पीछे करता है तो उसमें समय लगता है, जिसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल पर ही इसको हम लोग सेट करके याद कर लेंगे दोलन काल को भी। ठीक है, तो एक दोलक है और इसके द्रव्यमान को साधारण अर्थ में हम भार भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मास कहते हैं। दोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका दोलन काल कितना हो जाएगा। तो देखिए इसके दोलन काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। याद रखेंगे हम लोग कि दोलक का द्रव्यमान यदि 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, देखो 2 से दोलक है, 2 से 2 गुना है, तो दो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, कोई अंतर नहीं है। इसलिए दोलक के द्रव्यमान को यदि 2 गुना कर देंगे तो इसके दोलन गति में, दोलन काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अपरिवर्तित होगा, नो चेंजेबल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। लिखा है निम्न परिपथ में, तो बताइए कि परिपथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। परिपथ को अंग्रेजी में हम लोग सर्किट कहते हैं। एक परिपथ में वोल्ट मीटर V का पठन होगा। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ 12 वोल्ट है और वोल्ट किसका मात्रक होता है, पता ही आपको। विभवांतर का ये जो ओम का सिंबल है, याद रखिए ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि पठन होगा कितना होगा, तो आपको 4 वोल्ट हो जाएगा। विशेष परिस्थिति से न्यूमेरिकल में अगर आपको दिक्कत आई हो तो हम लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे। अगर टाइम नहीं बच पाया तो फिर हम लोग नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट चांस फिर हम लोग कोशिश करेंगे, नेक्स्ट ईयर में हम कोशिश करेंगे कि और सभी एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, धारा प्रवाहित 2 समांतर तारों के बीच बल द्वारा इसे प्रवाहित किया। देखिए ये परिभाषित कह रहा है, तो परिभाषा की बात हो रही है। धारा प्रवाहित 2 समांतर तारों के बीच बल द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है, तो एम्पियर को, है ना। यानी कि यह एम्पियर की परिभाषा है। क्या परिभाषा है, तो ये रटने वाला प्रश्न, इसको आप लोग रटेंगे। धारा प्रवाहित 2 समांतर तारों के बीच बल द्वारा किसको परिभाषित किया जाता है, इतना रटना पड़ेगा आपको कि धारा प्रवाहित, क्या पढ़ेंगे, धारा प्रवाहित 2 समांतर तारों के बीच
धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो किसे परिभाषित किया जाता है भाई? एम्पियर को, है ना। और बताइए कि एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। कूलॉम आवेश का मात्रक है। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का। तो एक बार पुनः इस प्रश्न में चलते हैं। धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच, धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच बल के द्वारा किसे परिभाषित किया जाता है? तो एम्पियर को। किसको परिभाषित करते हैं हम लोग? एम्पियर को। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो, एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी कितनी हो? 2.5 सेंटीमीटर हो, तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है। कहते हैं कि एक आवर्धक कांच का मतलब शीशा, जिसे संकेत के रूप में पी भी हम लिखते हैं, एक कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो तो एक वस्तु की आवर्धन जो हो जाएगी वो 11 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? फिलहाल ये नहीं समझ में आया हो तो न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है, जब एक वस्तु किधर गति कर रही है? उत्तल लेंस की ओर, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार आपको बढ़ जाएगा। याद रखेंगे कि जब उत्तल लेंस की एक वस्तु है और वो उत्तल लेंस की ओर जा रही है, एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर जाएगी तो उसके प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाएगा। एक वस्तु है जो उत्तल लेंस की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हम लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु हो और उत्तल लेंस की ओर जाती हो तो उसका जो आपको प्रतिबिंब का जो आकार हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि अब जो आपका अगला प्रश्न है, यदि 1 किग्रा यानी कि 1 किलोग्राम, यदि 1 किग्रा द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो इसकी चाल क्या होगी? ये सब न्यूमेरिकल टाइप है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.41 मीटर प्रति सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, एक घर्षण रहित। देखिए, घर्षण रहित का मतलब ये हुआ आपको कि वहाँ पर घर्षण नहीं है। घर्षण सहित है तो इसका मतलब है, और रहित का मतलब आपको घर्षण वहाँ पर नहीं है। एक घर्षित रहित तल पर एक क्षैतिज दूरी से बंधी एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है। जब वस्तु अपनी साम्यावस्था की स्थिति से गुजर रही थी है, उस स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा और कमानी को पूर्ण रूपेण खींचा जा चुका है। उस स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो 1 के बराबर होगा। क्या होगा? तो 1 के बराबर होगा। आंसर हमने चलते हैं ऊपर, यहाँ आंसर इसका हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? ये भी न्यूमेरिकल है, फिलहाल इससे हम कुछ जानेंगे। देखिए, ये जो सेकंड है, सेकंड आपको समय का मात्रक होता है, और ये जो आवृत्ति देख रहे हैं, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल है। यदि एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति हो जाएगी आपको 30 हर्ट्ज, यानी कि 30 हर्ट्ज। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है? अब देखिए, ऑप्शन ए में लोहा है, बी में जल है, सी में आपको तांबा है और डी में पारा है। तो कहता है कि इन चारों में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होगी? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा की अगर बात करें तो आपको जल में होगी, और इसीलिए आप देखते हैं जब लोहा को गलाएंगे, लोहा को पिघलाएंगे, तांबा को और पारा को पिघलाएंगे तो इस सब में से आपको भाप की मात्रा बहुत कम होती है ना, यानी कि ऊष्मा आपको बहुत कम निकलती है, जबकि अधिक ऊष्मा भाप जो निकलता है ना, वाष्प जो निकलता है, भाप निकलता है, सबसे ज़्यादा किस में से निकलता है? जल में से। इसलिए याद रखिए कि जिसमें भाप अधिक निकलेगा समझ लीजिए कि उसमें विशिष्ट ऊष्मा भी उसमें अधिक होगी। इसलिए इस चारों ऑप्शन यानी कि लोहा, तांबा और पारा में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होगी? तो जल की होगी, यानी कि पानी की होगी, जिसको हम लोग संकेत के रूप से H2O के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को, प्रश्न क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को उसी तापमान पर भाप में बदल दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके आयतन में 1670 यानी कि 1670 सीसी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न भी न्यूमेरिकल है। प्रश्न जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं इसको रटना नहीं है, बस 1-2 बार आप लोग पढ़ लेंगे। रटने में परेशान नहीं होना है, समय बर्बाद नहीं करना है। आप समय उस क्वेश्चन में
नष्ट कीजिए, उस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में सेम टू सेम हूबहू रह सकता है। न्यूमेरिकल जितना भी प्रश्न है कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रश्न पूछेगा, बाकी इधर का जो प्रश्न है उसको आप लोग जरूर याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न पर आपका। आइए, आपका अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सी पर सी से गर्म किया जाता है। देखिए, जल की शुरुआत हुई है 0 डिग्री सी से गर्म किया जाता है, तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। कहने का मतलब जब जल को 0 डिग्री सी से गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आपको घटता है। और जब 4 डिग्री हो जाता है तो जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है बार बार एग्जाम में कि जल का घनत्व अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो अधिकतम आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो उसी प्रश्न को घुमा दिया है, कहता है जब जल को 0 डिग्री सी से गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, याद रखिएगा आप लोग कि 4 डिग्री सेल्सियस तक वो घटता है। 4 डिग्री पर आ जाने के बाद वह जो है सो आपको क्या होता है कि उसका घनत्व अधिकतम हो जाता है। तो जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा, परीक्षा में -4 भी देता है, +4 भी देता है, यहाँ पर +4 आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, बर्फ़ पर स्टील के लिए स्थिर घर्षण गुणांक जो है 0.1 है। 70 किग्रा इस सेक्टर को गतिशील करने के लिए आवश्यक बल, यानी कि आपको बल जो है सो आपको निकालना है। तो देखिए, बल का मात्रक पहले से पढ़ाए थे कि आपको न्यूटन होता है, तो देखिए एन से न्यूटन याद रखिएगा। और ये न्यूमेरिकल है, इसको दोबारा पढ़ के आप लोग छोड़ दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक पत्थर एक मीनार से गिराया गया। ध्यान दीजिए, एक पत्थर है जिसे हम एक मीनार से गिराते हैं। मीनार मतलब एक टावर, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इस सब का जो टावर होता है जिसको मीनार भी बोल सकते हैं। जैसे कुतुब मीनार है ना, हैदराबाद में है, 4 मीनार है हैदराबाद में। तो एक पत्थर एक मीनार से गिराया जाता है तो 30 मीटर गिरने के पश्चात इसका वेग यानी कि वेलोसिटी जो है आपको कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में बताना है, लगभग में बताना है। तो याद रखिए 24 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, द्रव मतलब लिक्विड से भरे एक बर्तन है, यानी कि पानी से भरे कोई भी पदार्थ द्रव के रूप में होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो द्रव से भरे एक बर्तन की तली पर दाब इस पर निर्भर नहीं करता है। एक बर्तन की तली पर दाब किस पर निर्भर नहीं करता भाई, तो द्रव के घनत्व पर। इसको याद करना पड़ेगा सेम टू सेम प्रश्न को। द्रव से भरे एक बर्तन है, यानी कि पानी से भरा, पानी ही मान लीजिए, पानी से भरा एक बर्तन है और उसके तली पर दाब इस पर निर्भर नहीं करता है। मतलब उसके तली पर जो दाब रहता है, प्रेशर रहता है, वो द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। तो द्रव से भरे एक बर्तन की तली पर दाब इस पर निर्भर नहीं करता। मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव के घनत्व पर यानी कि डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु नहीं रख सकती है। भाई बिल्कुल सही है, हमने बैक की क्लास में ही बताया था, प्रश्न रिपीटेशन है। जब कोई वस्तु गतिशील है तो क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उसमें गतिज ऊर्जा हो सकती है, वेग हो सकती है और संवेग हो सकती है। वो देखिए, स्थितिज ऊर्जा कब होगी, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होगी तो उस समय स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ गतिशील वस्तु आपको है, तो गतिशील वस्तु क्या नहीं रख सकती है अपने पास भाई, तो स्थितिज ऊर्जा आपको नहीं रख सकती है, जबकि वेग, संवेग और गतिज ऊर्जा होगी उसमें। ठीक है, तो एक गतिशील वस्तु क्या नहीं रख सकती है, तो स्थितिज ऊर्जा नहीं रख सकती है, क्योंकि स्थितिज मतलब एक ही जगह जो स्थित हो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। आपका अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न में इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, नहीं और हाँ, इस दोनों में आपको कुछ प्रश्न पूछ देते हैं, इस दोनों टाइप पर। तो याद रखिएगा, नहीं वाले में थोड़ा होशियारी से प्रश्न को बनाना है। तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब भार, साधारण तौर पर आप कह सकते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपको किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तुओं के द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है, क्षैतिज बल के निम्नलिखित सेट में से कौन सा वस्तु को साम्य अवस्था में छोड़ेगा। तो याद रखिएगा, क्षैतिज बल के निम्नलिखित सेट में से कौन सा वस्तु को साम्य अवस्था में छोड़ेगा, तो 20, 20 और 20 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको
याद करके चलना है। क्षैतिज बल के सेट में, क्षैतिज बल के किस सेट में से कौन सा वस्तु साम्यावस्था में छोड़ेगा, तो 20, 20 और 20 न्यूटन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, एक मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा। बताए थे कि मोटर में अगर हम पहले लाइन देंगे तो वो चलेगा, पहले बिजली देंगे, पहले विद्युत देंगे तो चलेगा। इसलिए जब विद्युत देंगे तो विद्युत ऊर्जा हो गया ना, और जब चलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा। इसलिए विद्युत मोटर जो है अब किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलेगा, तो पहले बिजली देंगे फिर उसको चलाएंगे, चलेगा अपने आप, तो इसलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कौन करता है, एक मोटर। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं। ये पहले ही पढ़ा चुके हैं, प्रश्न रिपीटेशन है। प्राकृतिक गैस के प्रमुख अवयव आपको CH4 अर्थात मीथेन है, और मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। कोयला के खानों में अधिकतर यह गैस देखने को आपको मिलता रहता है। और यहाँ जो ऑप्शन में CO देख रहे हैं, CO का मतलब क्या होता है बताइए। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस H2 का मतलब आपको हाइड्रोजन होता है। आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि वायर अभिकर्मक है। ये प्रश्न आपके लिए एक भिभियाय प्रश्न देखने को मिल रही है। वायर अभिकर्मक है तो ठंडा KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का ये सूत्र है। याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है। तो वायर अभिकर्मक जो है वह इसका उदाहरण क्या है, तो ठंडा KMnO4। क्या है, ठंडा KMnO4। वायर अभिकर्मक का उदाहरण बताइए, ठंडा KMnO4। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो ये तो पहले से ही बता चुके हैं आपको। वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होती है C2H2। क्या प्रयुक्त होती है, C2H2। ठीक है, निम्न में से कौन सी वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, तो C2H2। क्या प्रयुक्त होती है, C2H2। याद रखिएगा, वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होती है क्या प्रयुक्त होती है, तो C2 और H2। C2 और H2 वेल्डिंग में प्रयुक्त क्या होती है, तो C2H2। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि यह तत्व अपरूपता नहीं दर्शाता है। मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तत्व है जो अपरूपता नहीं दर्शाता है। तो देखिए इसका आंसर आपको नाइट्रोजन हो जाएगा, अर्थात N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2। ये आपको अपरूपता नहीं दर्शाता, यानी कि कार्बन के भी अपरूप हैं, सल्फर के भी अपरूप हैं, फास्फोरस के भी अपरूप हैं। लेकिन नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन के कोई अपरूप नहीं है। तो जिनके पास अपरूप नहीं है इसका मतलब वह अपरूपता नहीं दर्शा सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो अपरूपता नहीं दर्शाता है, तो नाइट्रोजन। अगला है, प्रगलन बना सकता है। प्रगलन का मतलब जैसे कि किसी चीज़ को पिघलाना, गलाना, तो प्रगलन बना सकता है। क्या बना सकता है, FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड। प्रगलन क्या बना सकता है, FeO। प्रगलन क्या बना सकता है, FeO। याद रखिएगा, Fe से लोहा और O से ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक है। ये भी प्रश्न आपको पहले हम लोग पढ़े थे। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण आपको यूरिया है। क्या है ना, कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक है, कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक है। इसमें हम इतना कट कर देंगे, याद रखेंगे सहसंयोजी यौगिक है तो क्या है भाई, यूरिया है। क्या है, यूरिया है। तो बताइए यूरिया किसका उदाहरण है, तो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। अब आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस से HCl में Cl परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था मिलती जुलती है। कहता है कि कौन सी अक्रिय गैस से HCl में Cl परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था मिलती जुलती है। अब यहाँ हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ने से पहले HCl के बारे में ज़रा जानेंगे। यही HCl है जो आपके पेट में बनता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यदि आपके पेट में HCl की मात्रा नहीं बने तो खाना का पचना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कौन सी अक्रिय गैस है जो HCl में Cl परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था मिलती जुलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको AR, है ना, आर्गन। AR मतलब आर्गन हो जाएगा। ठीक है, और Cl यानी कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। ये भी याद रखेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। अब आपका अगला प्रश्न है, गेलेना किसका अयस्क है। देखिए गेलेना जो है आपको सीसा का अयस्क है। गेलेना किसका अयस्क है, सीसा का अयस्क है। याद रखेंगे हम लोग, गेलेना जो है आपको सीसा का अयस्क नहीं याद है तो देखिए गैलन है। मतलब अगर कोई व्यक्ति पानी पिएगा तो गैलन का गैलन पी जाएगा, तो पी जाएगा, तो इसलिए P और B यानी कि गैलेना किसका अयस्क है, तो PB का। गैलेना किसका अयस्क है, PB का। और शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, CaOH2। क्या है, CaOH2। क्या है बताएंगे, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaOH2। क्या है, CaOH2। बैक के क्लास में भी हम कल के क्लास में भी चर्चा हम लोग किए थे।
आपका अगला प्रश्न है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में 23 ग्राम Na+ द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो कहता है Na का परमाणु भार यानी कि सोडियम का परमाणु भार कितना है, तो 23 यानी कि 23 है। तो NaCl के विद्युत अपघटन में 23 ग्राम Na+ द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, 6 × 10 की पावर 23, 6 × 10 की पावर 23 यानी कि 6 × 10⁻23। आपका अगला प्रश्न है पॉलीथीन से रिलेटेड। पॉलीथीन में एक लकों को जोड़ने वाला बंध कौन सा है। पॉलीथीन में एक लकों को जोड़ने वाला जो बंधन है वह आपको सहसंयोजी है। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा, मार्केट में जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं पॉलीथीन अगर हम लोग ले लेते हैं तो कुछ सहायता मिल जाती है। सहायता, शह मतलब साथ है ना। पॉलीथीन वैसे भी हम लोग साथ में लेके जाते हैं। तो पॉलीथीन में एक लकों को, पॉलीथीन में बहुलकों, ये एक लक जो है ना इसको बहुलक कर लीजिए, ये आपको गलत लिखा हुआ है, एक लक बहुलकों कर दीजिए इसको। बहुलकों को जोड़ने वाला जो बंधन है वह आपको सहसंयोजी बंधन है। कौन सा बंधन है, सहसंयोजी बंधन है। आपका अगला प्रश्न है PCl5 अणु की आकृति जो होती है वो कैसी होती है। PCl5 की आकृति आपको त्रिकोणीय द्विपिरेमिडी आकार की होती है। किस तरह की होती है, त्रिकोणीय मतलब 3 कोण होता है उसमें, द्विपिरेमिडी है ना, इसको बोलेंगे द्विपिरेमिडी यानी कि PCl5 अणु की आकृति होती है आपको त्रिकोणीय द्विपिरेमिडी। ठीक है, क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरेमिडी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से तत्व हैं जो समान आवर्त में हैं। कौन से तत्व हैं जो समान आवर्त में, यानी कि आवर्त समान बता रहा है। Y और Z जो है वो आपको समान आवर्त में है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये जो Y देख रहे हैं आप और ये जो Z है वो आपको समान आवर्त में है। किस आवर्त में है, समान आवर्त में है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग न्यूमेरिकल समझ करके 2-4 बार केवल पढ़ लेंगे, इसे रटना नहीं है, रट के कोई फ़ायदा नहीं है। आपका अगला प्रश्न है Na2S2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रही है कि कितनी होगी। तो देखिए S में 2 लगा हुआ है इसलिए +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस में वैद्युत संयोजी बंधन है। तो देखिए वैद्युत संयोजी बंधन का जो उदाहरण है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, निम्न में से किस में आपको वैद्युत संयोजी बंधन है, तो CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड में। फिर आपका अगला प्रश्न है एक तत्व M है, मतलब एक तत्व का उदाहरण मान लिया गया है कि M है, उसकी परमाणु क्रमांक आपको 12 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा आपको MCl2। क्या हो जाएगा, MCl2 यानी कि एक तत्व M था और उसका परमाणु क्रमांक 12 था, तो इसके क्लोराइड का सूत्र जो हो जाएगा आपको MCl2। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है तत्व X, Y, Z के परमाणु क्रमांक क्रमशः, देखिए 3 जो है X का परमाणु क्रमांक है और 9 जो है वो Y का परमाणु क्रमांक है और ये 11 जो है वो Z का परमाणु क्रमांक है। तो इन तत्वों में कौन सा समान गुण प्रदर्शन करता है। समान गुण का मतलब आपको तीनों में आपको गुण बराबर जो दिखाई पड़ता है वो किस में दिखाई पड़ता है, X और Z में। किस में दिखाई पड़ता है, X और Z में। किस में दिखाई पड़ता है, X और Z में। अगला प्रश्न है एक धातु के 2.8 ग्राम धातु के ऑक्साइड में, एक धातु के 2.8 ग्राम धातु के ऑक्साइड में धातु के 1.68 ग्राम, धातु के 1.68 ग्राम धातु का तुल्यांकी भार जो हो जाएगा वो आपको 12 हो जाएगा। और ये न्यूमेरिकल है, जानते हैं न्यूमेरिकल में हम लोग क्या कहते हैं, बस एक बार उसको देख लेना है। याद करते समय हम लोग प्रश्न को 2 बार पढ़ लेंगे आंसर के साथ, याद नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है CO के 6 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। परमाणु भार आपको दिखा रहा है C = 12 है, O = 16 है। तो इसका आपको जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान पूछा जा रहा है, द्रव्यमान आपको 28 ग्राम हो जाएगा। ये भी आपको न्यूमेरिकल है, इसको भी दोबारा पढ़ के छोड़ देंगे। और आगे जो हम लोग देख रहे हैं 95 नंबर प्रश्न, इसमें आपको क्या है उसको भी ज़रा हम लोग देखते हैं। लिखा है परिवर्तन 238 U92 226 88 RA में प्रत्येक प्रकार के कितने कण उत्सर्जित होते हैं, 3 अल्फ़ा और 2 बीटा, 3 अल्फ़ा और 2 बीटा। ठीक है, इसको भी हम लोग याद नहीं करेंगे, बस दोबारा पढ़ के इसको भी छोड़ देंगे।
96 नंबर में हम लोग देखते हैं एक तत्व है जो कि आपको 70 है, फिर 30 है, x है, x2 प्लस आयन बनाया। x2 प्लस आयन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको 40 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 40 होगी। चलते हैं 97 नंबर प्रश्न पर। आपका जो 97 नंबर प्रश्न बता रहा है NaOH के विलयन में 5 ग्राम NaOH प्रति लीटर घुला है। इस विलयन की नॉर्मलता है कितनी है? तो 0.125। ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग पढ़ के दो बार छोड़ देंगे। जितना भी न्यूमेरिकल है सबको दो बार पढ़ के हम लोग छोड़ देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न। लिखा है सोडा एस है। देखिए सोडा एस का जो उदाहरण है Na2CO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा एस मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। सोडा एस है क्या है भाई? Na2CO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट 99 नंबर प्रश्न है। लिखा है फ्रांस प्रक्रम में, किसमें? फ्रांस प्रक्रम इसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? फ्रांस प्रक्रम जो है वह आपको एस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फ्रांस प्रक्रम जो है वह एस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रयोग किया आता है। याद रखेंगे फ्रांस प्रक्रम किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो एस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन समान सजातीय श्रेणी के हैं? तो ध्यान देंगे आप लोग, समान सजातीय श्रेणी के जो उदाहरण है ऑप्शन सी है C2H6O CCH4O है। अब यहाँ पर देख लीजिए समान सजातीय श्रेणी का उदाहरण पूछा जा रहा था, C2H6O है और CH4O है। यह आपको समान सजातीय श्रेणी का है। अब आप ज़रा ध्यान रखेंगे जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे कि आप जो फॉर्म फिलअप करते समय पार्ट ए और पार्ट बी का जो फॉर्म रिसिप्ट मिला था आपको, तो पार्ट ए और पार्ट बी में जो आप एड्रेस दिए थे उस एड्रेस में जैसे कि सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, तो ये सब जो है आपको इसको जो भी एड्रेस है उसके आधार पर आपके पास जो आईडी होगा, जैसे मैट्रिकुलेशन का अर्थात मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड होगा, मार्कशीट होगा, अदरवाइज़ आपको पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। ठीक है, तो आप जो फॉर्म फिलअप टाइम जो भी एड्रेस दिए थे उस एड्रेस से मिलता जुलता हुआ जो आपका आईडी वगैरह होगा उस आईडी को ही एग्ज़ाम हॉल में ले जाएंगे। एग्ज़ाम में जाने के लिए 2-3 बात महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर कलर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा। दूसरा है कि आप एक कलम ले लेंगे ओमर सीट को फिलअप करने के लिए। एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है ये तो पता ही होगा आपको। इसके बाद है आपको इसमें आपको 50 जीके से क्वेश्चन रहता है, 50 रीजनिंग से, रीजनिंग बोल रहे हैं, 50 जीएस से और 50 मैथमेटिक्स से रहता है। तो इसमें हम लोग पहले उस प्रश्न को ही अटेम्प्ट करेंगे जो प्रश्न मुझे खूब अच्छी तरीक़ा से आता हो। चाहे वो मैथमेटिक्स आता हो तो मैथमेटिक्स पहले बनाएंगे हम लोग, या जीके पहले आता हो तो जीके बनाएंगे, जीएस पहले आता हो तो जीएस, जो भी पहले से अच्छा से आता हो वो पहले हम लोग बनाएंगे। तो बता रहे थे एडमिट कार्ड के अलावा हम लोग क्या क्या ले जाएंगे। देखिए एडमिट कार्ड में जैसा कि निर्देश है उस निर्देश के अकॉर्डिंग आप लोग एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, और एडमिट कार्ड में जो आपका एड्रेस होगा, जो आपका नेम होगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, उससे मैच कर लेंगे दूसरे आईडी को, और कोई एक आईडी जिसमें फ़ोटो आपका हो, फ़ोटो युक्त आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या मैट्रिक का एडमिट कार्ड या मार्कशीट लेकर के आप लोग अवश्य जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम में एंट्री आपको लेने नहीं दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, इसको ज़रूर लेकर के आप लोग जाइएगा। आप लोग स्लीपर का यूज़ करेंगे अर्थात चप्पल का यूज़ करेंगे, आप जूता मोज़ा लगा करके नहीं जाएंगे। हाफ शर्ट पहनेंगे, हाफ टी शर्ट पहनेंगे, हाफ वाला। ठीक है, तो ये सब विशेष ख्याल रखने की बात है। इसके बाद आपको एक हाफ लीटर का बोतल लेकर के जाना है पानी के लिए। ठीक है, और कोई भी गैजेट सामान जैसे कि घड़ी, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फ़ोन, ये सब आपको लेकर के नहीं जाना है। अगर आप गए तो एग्ज़ाम में से निष्कासित कर दिए जाएंगे। साथ में अगले भावी परीक्षा में, भविष्य में होने वाले परीक्षा में आप अमान्य समझे जाएंगे। आपको जो है सो एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। साथ में आपको कानूनी कार्रवाई भी आप पर की जाएगी। तो याद रखेंगे, बेस्ट ऑफ लक। और हम लोग को जैसे ही टाइम मिलता है तो फिर हम लोग देखेंगे जीके या जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा आप लोग कमेंट्स करके ही बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।